एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। सेक्शन 26 हमें ये बताता है कि सूट जो है वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट या फिर अगर कोई और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली, और जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे उस प्लेंट में वो सारे एफिडेविट के थ्रू सपोर्ट किए जाएंगे। सेक्शन 26 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑर्डर 4 पढ़ते हैं जो हमें सेम चीज बताता है कि जो भी सूट है वो प्लेंट के थ्रू कमेंस किया जाता है। फर्दर इसके लिए हमें जो भी ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स है, उनसे कंप्लाई करना होता है, विच इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। ऑर्डर 6 हमें जनरल प्लीडिंग्स बताता है जो हमें ये बोलता है कि प्लीडिंग्स जो होती है या तो वो प्लेंट के नेचर में हो सकती है या फिर रिटन स्टेटमेंट के नेचर में। प्लेंट दिया है ऑर्डर 7 में और रिटन स्टेटमेंट दिया है ऑर्डर 8 में। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट मतलब प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स जिसमें वो अपने सारे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स लिखता है, अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखता है, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको लिखेगा और फाइनली उसको क्या रिलीफ चाहिए वो अपनी प्रेयर के फॉर्म में कोर्ट से बोलेगा। फर्दर इस प्लेंट के अगेंस्ट में डिफेंडेंट जब अपनी प्लीडिंग्स देता है कोर्ट को, उसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, जिसमें प्लेंट में लिखे हर पर्टिकुलर फैक्ट से वो डील करेगा, उसको या एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। और उसके अलावा अगर कोई वो न्यू फैक्ट्स ऐड करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने केस को और मजबूत बना सकते हैं, अपने फेवर में कुछ बोलना चाहते हैं या प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहते हैं जिनसे उनकी लायबिलिटी कोर्ट के सामने आ सकती है, तो वो भी करेंगे। सो दैट मीन्स द प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिफ इज कंसिस्टेंट इन द प्लेंट एंड द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट इज देयर इन द रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 7 समझते हैं एक ड्राफ्ट प्लेंट के थ्रू जिससे आप बाकी रूल समझ सकते। हम स्टार्ट करते हैं कोर्ट के नाम से जहां पे हम हमारा सूट फाइल करते हैं और नीचे आता है सूट नंबर। उसके बाद हम देते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल्स जिसके नीचे टैबुलर फॉर्म में इंडेक्स होता है। इंडेक्स में हम वो सारी चीजें लिस्ट करते हैं जो हमने हमारी सूट में डाली है, हमारी प्लेंट में डाली है, अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स। नेक्स्ट इन द लिस्ट उसके नीचे हम नेम of the counsels along with their full and proper address with the place जहां पे प्लेंट फाइल की गई है and the date of filing the plaint। अगर आपको याद होगा जब हमने एजेंट्स और प्लीडर्स वाली वीडियो की थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एड्रेस है इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये फर्दर कम्युनिकेशंस में यूज किया जाएगा। आता है हमारा मेमो ऑफ पार्टीज जिसमें हम पार्टीज की कंप्लीट डिटेल्स देंगे, उनका नाम, उनका एड्रेस। व्हाई? बिकॉज दैट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर द कम्युनिकेशन। एड्रेस फॉर्म जिसमें हम हमारे क्लाइंट का, दैट मीन्स यहाँ पे प्लेंटिफ का एड्रेस का डिटेल्स देंगे जो फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट विल बी यूज्ड फॉर ऑल द कम्युनिकेशंस। अगेन हर पेज में आप देख सकते हैं कि नीचे आपकी काउंसिल की कंप्लीट डिटेल्स हैं। फाइनली इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैटर को जिसमें वापस से हम कंप्लीट डिटेल्स डालते हैं प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट की, देयर नेम, देयर एड्रेसेस, एवरीथिंग। एंड उसके बाद हमारा सूट क्या है, जैसे ये है सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन एंड डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद हम हर पैराग्राफ में एक फैक्ट को स्टेट करेंर Remember, one fact in one paragraph। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा कि मैंने एक 3rd फ्लोर परचेज किया डिफेंडेंट नंबर सो एंड सो से इस डेट पे। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। द नेक्स्ट वन इज मूविंग ऑन। मैंने अपना सेल डीड के टाइम पे मेरे को ये कहा गया था कि वहां पे 2 पार्किंग कर सकते हैं आप कार की, बट जब मैंने चेक किया तो मैं वहां पे सिर्फ एक ही कार पार्क कर पा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम इसके लिए फर्दर एक एग्रीमेंट कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं उस टाइम पे। और फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने पोजेशन लिया, धीरे धीरे डिफेंडेंट 1 और 2 जो ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट पे रहते थे वो मेरी
पार्किंग स्पेस में मुझे तंग करने लग गए। तो वहां से मेरा कॉज ऑफ एक्शन तो पहले ही शुरू हो गया था, बट वहां से एक्चुअली मुझे दिक्कत होने लग गई क्योंकि वो मुझे हरास करने लग गए, जिसके लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट्स भी करी। उनकी डेट्स भी मैं इसमें साथ में ही डालूंगी। फर्दर क्या क्या इंस्टेंसेस हुए, जैसे उन्होंने मेरा सीसीटीवी कैमरा जो है उसका फुटेज ब्रेक कर दिया, तो मैंने उसकी डेट भी स्पेसिफिकली डालूंगी। उन्होंने मुझे कब कब हरास किया, उन सब की डेट्स में स्पेसिफाई करूंगी सो दैट मैं अपना कॉज ऑफ एक्शन दिखा सकूं। तो ऐसे करके मैं अपने हर फैक्ट को एक एक पैराग्राफ में अच्छी से बताऊंगी, लेकिन सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताऊंगी। उनके अगेंस्ट एविडेंसेस मैं नहीं दूंगी वहां पे, ना ही मुझे उनको इलैबोरेट करने की इतनी जरूरत है। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने कंप्लेन करवाई, तो मैं उस कंप्लेन का डेट या उसका नंबर स्पेसिफाई करूंगी, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने उस कंप्लेन में ये लिखा। नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आई एम जस्ट गोना स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेट। और फाइनली ये सब होने के बाद मैं अपने फाइनल 3 जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें अपना जुरिस्डिक्शन डिफाइन करती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट मैंने अपना जुरिस्डिक्शन शुरू किया है फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन से। तो सबसे पहले मेरा कॉज ऑफ एक्शन हुआ जब मुझे सेल डीड मिली और मेरे को प्रॉपर्टी वहां पे जो पार्किंग लॉट था वो दिया गया। बट उसके बाद मेरे को जब पता चला वहां पे एक ही कार हो सकती है एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, कैसे सीसीटीवी कैमरा ब्रेक किया गया और किस तरह से मुझे हरास किया गया, मैंने क्या क्या कंप्लेन्स की, वो सब मेरे कॉज ऑफ एक्शन में मैं बताऊंगी अलॉन्ग विद द डेट्स। उसके बाद मैं कोर्ट फीस भी बताऊंगी कि मैंने कितनी कोर्ट फीस डाली है। कोर्ट फीस के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट है कोर्ट फीस की, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कितनी लगनी है। तो यू हैव टू डिपॉजिट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। देन नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द जुरिस्डिक्शन कि ये प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड है, हम यहाँ रहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट माई प्रेयर्स मतलब मैं क्या मांग रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मांग रही हूँ परमानेंट इंजेक्शन, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट 1 और 2 के अगेंस्ट, तो मैं वो स्पेसिफाई करूंगी। इसके अलावा मैं मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए क्लेम कर रही हूँ अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट्स, तो आई विल टाइप दैट, आई विल मेंशन दैट ऑल्सो। फर्दर डिक्लेरेशन की भाई उन्होंने मुझे अभी तक वो डीड नहीं दी है, सो यस आई विल से दैट। उसके अलावा जो भी कॉम्पनसेशन की कॉस्ट मैं क्लेम करती हूँ वो मैं स्पेसिफिकली डालूंगी। एंड फाइनली आई विल से एनी अदर रिलीफ विच यू फील इज जस्ट, सो दैट अगर मैं कुछ भूल गई तो मैं बाद में बता सकती हूँ। और ये थ्रू मैं अपने प्लेंटिव करूंगी। इसमें एक्चुअली मेरे भी सिग्नेचर होंगे और मेरे काउंसिल के भी सिग्नेचर होंगे। इन सारी प्लीडिंग को, अपनी प्लेन को मुझे वेरीफाई करना होगा। मैं वेरीफाई करूंगी 2 हिस्सों में, पहला टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड दूसरा टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड थ्रू माई काउंसिल या वॉट एवर। जैसे जो मेरी जुरिस्डिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन और जुरिस्डिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन वाले जो पैराग्राफ हैं वो होगा थ्रू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और जो फैक्ट्स वाले हैं दैट विल बी थ्रू द नॉलेज आई हैव। सिमिलरली इसके बाद मेरे को एफिडेविट भी सपोर्ट करना होगा कि जो भी मैंने प्लेंट में लिखा है वो सच है, वो मुझे पता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम क्लेमिंग थ्रू देम, विच विल बी साइंड बाय मी, दैट इज द डेपोनेंट, वहां पे बोला जाएगा। और उसको मैं वेरीफाई करूंगी ऑन द डेट एंड द प्लेस जहां पे मैंने उसको साइन किया है। एंड फाइनली आई विल सपोर्ट इट विद माई एविडेंसेस, जो जैसे साइट प्लान बोला, या फिर अगर मैंने कंप्लेन्स की तो उन कंप्लेन्स की कॉपी, सेल डीड की कॉपी, और वो सारी चीजें मैं एविडेंस में लगाऊंगी आगे। मैं उस टाइम पे वहां पे कोई लॉ वगैरह नहीं बताऊंगी। सो ये सब है हमारे पर्टिकुलर्स जो हमें प्लेंट में डालने होते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं। कैसे हमें वेरीफाई करना है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको हमें कैसे मेंशन करना है, उसके साथ साइट प्लान लगाना है, कैसे कोर्ट का नाम आएगा, प्लेंटिव्स का नाम आएगा, डिफेंडेंट्स का नाम आएगा, एंड ऑल दिस इज गिवन अंडर योर ऑर्डर 7 रूल 1 to 8।
रूल 9 हमें बताता है कि जब आपकी प्लेंट एडमिट हो जाती है उसके बाद आपको विद इन 7 डेज जो ऑपोजिट पार्टी है दैट इज द डिपेंडेंट उनको नोटिस इशू करना होता है कि और उनको कॉपी सेंड करनी होती है अपनी प्लेंट की। आप वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोरियर और इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीड पोस्ट, जैसे भी कोड डायरेक्ट करेगी आप उसके अकॉर्डिंगली उनको फर्दर इंटीमेशन देंगे कि दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड नाउ यू हैव टू कम अप on the next date of hearing which is scheduled as so and so and present your case. So that is about admitting. अगर रूल 10 में वो आपकी प्लेन को रिटर्न कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पास रिक्वायर्ड जुरिस्डिक्शन नहीं है तो दे कैन रिटर्न इट एंड दे कैन टेल यू कि आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे फाइल कीजिए, बट बिफोर दैट उनको अपना ऑर्डर स्टेट करना पड़ेगा इन राइटिंग recording the reasons for returning of the plaint and that order will be done in the presence of the parties. Further, जब आप दूसरी कोर्ट में उसको जिसके पास requisite jurisdiction है आप फाइल करेंगे तो वहां पे it will start from the very starting, not in continuation of it. Alright, so that is something which you have to keep in your mind. उसके बाद वो अगर चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यू हैव नॉट पेड द रिक्विजिट कोर्ट फीस या फिर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है या फिर इट इज बार्ड बाय लॉ, ईदर रेस जुडिकाटा इज देयर एप्लीकेबल और यू हैव नॉट फाइल्ड इट इन डुप्लीकेट, तो इन सब चीजों में क्या होगा वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये था प्लेंट। अब प्लीडिंग को एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या है प्लीडिंग के। वेल आई एम श्योर आपको प्लेंट के थ्रू समझ आ गया होगा बिकॉज प्लीडिंग इज ईदर प्लेंट और WS। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा मैंने सिर्फ ये लिखा कि कब कब क्या क्या हुआ, मैंने उनसे रिलेटेड कोई भी लॉज या एविडेंसेस वहां पे नहीं दिए इलैबोरेट करने के लिए। सेकेंड इज दैट उसका जो फॉर्म ऑफ प्लीडिंग है दैट इज गिवन अंडर योर अपेंडिक्स ए और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट कि वो चाहे तो उस फॉर्म्स में कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस कर सकता है। उसके बाद जितने भी नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं वो आपको सारे के सारे स्टेट करने होंगे अपनी प्लीडिंग्स में। यू शुड नॉट मिस ऑन एनीथिंग। जैसे कब मेरा CCTV कैमरा की फुटेज उन्होंने खराब करी, उन्होंने कब कब मेरे रास्ते को ब्लॉक किया, मैंने वहां पे सब कुछ लिखा था। So all the necessary particulars have to be listed. The next is कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, जैसे वहां पे उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है हम सेकेंड पार्किंग से रिलेटेड जो था उसके लिए हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेंगे, बट वो उन्होंने नहीं किया, वो कंडीशन प्रेसिडेंट था इसलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली प्लीड किया है बिकॉज आई वॉज रिलाइंग ऑन इट। बट वहीं पे अगर इफ आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू रिलाई ऑन इट तो मैं उसको डू अवे कर सकती थी। नेक्स्ट इज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड अगर हम डिनाई करते हैं तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से रिलेटेड करते हैं, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को डिनाई नहीं करते। अगर आप उसकी लीगैलिटी को डिनाई करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे नीड नॉट बी स्ट्रेच्ड एट अ लेंथ, आप उनको प्रिसाइजली बता सकते। अदर जो कंडीशन ऑफ माइंड है जैसे नॉलेज या इविल इंटेंशन, लाइज, इन सब को आप नॉर्मली स्टेट कर सकते हैं एज अ फैक्ट। नेक्स्ट नोटिस को भी यू कैन एलिज इट एज अ फैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दीज आर द मेजर जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लीडिंग्स। इसके अलावा रूल 16 में कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि प्लेंट का कोई भी पार्ट इज अननेसेसरी या फिर स्कैंडलस या फिर वो हमारे ट्रायल को फर्दर डिले कर सकता है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। और 17 कोर्ट को एम्पावर करता है टू अलाउ द पार्टीज टू अमेंड देयर प्लीडिंग्स, बट उसके लिए उसको 3 कंडीशंस देखनी होती है। पहला कि it is important to determine the cause of action and to list down the liabilities. Second, it will help in avoiding multiplicity of suits. And third, it will not cause any injustice to the other party.
सो अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं, उस केस में कोर्ट अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट, बट वो अमेंडमेंट जो है वो ट्रायल से पहले ही करनी होगी। फिर भी ट्रायल के बाद, कमेंस होने के बाद भी अगर कोई पार्टी अमेंड करना चाहती है प्लीडिंग्स में, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और कोर्ट अगर चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू सी दैट इट मीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसके लिए जनरली 14 डेज का टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है। आप उतने दिन में अपना अमेंडमेंट्स करके फाइल कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को भी शेयर करें, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन है। और अगर आप उस डेट या प्रिस्क्राइब पीरियड तक ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी वो राइट जो है वो खारिज कर दी जाएगी। So you need to do those required amendments within the time period allowed to you. So this is all about today. We discussed about institution of suit, pleadings in general and plaint. So I'll see you in the next video. Bye bye.